morning students. Welcome to SJI online class 8 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पार्ट 1 भाषा व्याकरण और लिपि। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको भाषा व्याकरण और लिपि पार्ट के अंतर्गत कि भाषा जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसको समझाया था। मैं इसको पुनः दोहरा दूं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ है बोलना। तो भाषा शब्द का अर्थ क्या हुआ? बोलना। भाषा की परिभाषा को मैं व्यक्त कर दूं दोबारा से कि भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक व्यक्त करता है तथा दूसरे के भावों और विचारों को स्वयं समझता है। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के भेद, भाषा के भेद मैंने बताए थे कि 3 होते हैं या रूप 3 होते हैं। वह कौन से हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इसके बाद जो मौखिक भाषा में बताया था कि जो व्यक्ति बोल करके अपने भावों को व्यक्त करता है वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। और लिखित भाषा में क्या है? लिखित भाषा में व्यक्ति अपने मनोभावों को लिख करके व्यक्त करता है तथा दूसरों तक अपने भावों को पहुंचाता है तथा दूसरे के मनोभावों को ग्रहण करता है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में व्यक्ति संकेत के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता है तथा दूसरों को समझाता है। अब इसके बाद आती है बात आपकी व्याकरण की। व्याकरण क्या है? बच्चों, हर भाषा के अपने अपने नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी से ही हम भाषा के शुद्ध रूप को जान सकते हैं। अतः किसी भी भाषा को सही बोलने, लिखने या पढ़ने के ढंग को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे यदि हम कहें लड़का बाजार जाता है तो व्याकरण की दृष्टि से यह गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग हुआ है। तो सही वाक्य है लड़का बाजार जाता है। परिभाषा, व्याकरण वह है जिससे हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना आ जाता है। अर्थात भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला वह शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के भेद, व्याकरण के नियमों का अध्ययन मुख्य रूप से 3 भागों के अंतर्गत किया जाता है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार, इस भाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इस भाग में शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि के बारे में विचार किया जाता है। तीसरा वाक्य विचार, इस भाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। उपभाषा, धीरे धीरे जब बोली का रूप विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है। बोली का वह विकसित रूप जिसमें साहित्य भी लिखा जाता है उपभाषा कहलाता है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी तथा मैथिली, और ये क्या है? ये बोली है परंतु इनका प्रयोग साहित्य रचना के लिए किया जाता है। अर्थात जब इन भाषाओं का प्रयोग साहित्य रचना के लिए किया गया तो ये भाषाएं क्या बन जाती हैं? उपभाषाएं इसके बाद बन जाती हैं। भाषा के इसके बाद बच्चों पहला है ध्वनि। हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहा जाता है। भाषा का मौखिक रूप केवल ध्वनियों से ही निर्मित होता है। दूसरा है वर्ण, उस छोटी से छोटी ध्वनि को जिसके और खंड ना हो सके वर्ण कहा जाता है। जैसे अ, उ, क, थ, ह।
का, था, हा में जो हलंत लगा है इसका मतलब होता है इसमें से आ की ध्वनि अलग होना। था से आ की ध्वनि और हा से भी आ की ध्वनि अलग हुई, अर्थात अब इन वर्णों के और खंड नहीं किए जा सकते। शब्द वर्णों के स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे भा हलंत, भा पे हलंत लगने से आ अलग हुआ तो भा आ प्लस रा प्लस आ प्लस ता प्लस आ, तो इन वर्णों को जोड़ने से शब्द क्या बना? भारत। फिर इसके बाद है चौथा पद। स्वतंत्र रूप में वर्णों का समूह शब्द होता है, जैसे भारत देश आदि, परंतु जब उन्हें शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह पद कहलाता है। जैसे भारत हमारा देश है, इसमें आया प्रत्येक शब्द एक पद है। पांचवा वाक्य। वाक्य क्या? शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो एक निश्चित भाव का बोध होता है, वाक्य कहलाता है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इस उदाहरण में प्रयुक्त पद मिलकर एक निश्चित भाव का बोध करा रहे हैं, अतः पदों के इस समूह को वाक्य कहा जाएगा। इसके बाद है राजभाषा। समूचे देश के समस्त शासन कार्यों के संचालन के लिए निश्चित की गई भाषा को राजभाषा कहते हैं। संपर्क भाषा, जो भाषा सांस्कृतिक और भाषिक स्तर पर किसी को जोड़ने का काम करती है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। इसके बाद है राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र की वह प्रमुख प्रचलित भाषा जिसका प्रयोग उस राष्ट्र के अन्य भाषा भाषी नागरिक भी सार्वजनिक कार्यों में करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं या वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। बच्चों, मैं इसे पुनः दोहराऊंगी। भाषा के घटक। ध्वनि, हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से निकलती है उसे क्या कहते हैं? उस आवाज को ध्वनि कहा जाता है। भाषा का मौखिक रूप ध्वनि से ही निर्मित होता है। दूसरा है वर्ण। उस छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे आ, उ, क, थ, ह आदि। इसके बाद है शब्द। वर्णों के स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे भा प्लस आ प्लस रा प्लस आ प्लस ता प्लस आ बराबर भारत। पद। स्वतंत्र रूप से में वर्णों का समूह शब्द होता है, जैसे भारत देश आदि, परंतु जब उन्हें शब्दों का प्रयोग में वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे भारत हमारा देश है, इसमें आया प्रत्येक शब्द एक पद है। पांचवा वाक्य। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो एक निश्चित भाव का बोध कराता है या होता है तो वह वाक्य कहलाता है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इस उदाहरण में प्रयुक्त पद मिलकर एक निश्चित भाव का बोध करा रहे हैं, अतः पदों के इस समूह को वाक्य कहते हैं। राजभाषा। समूचे देश के समस्त शासन कार्यों के संचालन के लिए निश्चित की गई भाषा को राजभाषा कहते हैं। संपर्क भाषा। जो भाषा सांस्कृतिक और भाषिक स्तर पर किसी को जोड़ने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? संपर्क भाषा कहते हैं। इसके बाद राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र की वह प्रमुख प्रचलित भाषा जिसका प्रयोग उस राष्ट्र के अन्य
भाषा भाषी नागरिक भी सार्वजनिक कार्यों में करते हैं तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। बच्चों, अब आप भाषा के भेद, भाषा की परिभाषा, व्याकरण व व्याकरण के रूप तथा भाषा के घटक, राज्यभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा को पढ़ करके समझेंगे तथा इन्हें स्मरण भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। लता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं क्लास 8 हिंदी मीडियम को चैप्टर 2 सिद्धि मंत्रा पाठ का अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस चैप्टर में आप शब्दार्थ लिख चुके होंगे। शब्दार्थ आपकी बुक में दिए। जो भी चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद अर्थ लिखना है। और अर्थ लिखने का तरीका भी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सिद्धि मंत्रा के प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुगंधा के सिद्धि मंत्रा पाठ से ली गई है। ठीक है, संदर्भ एक बार ही लिखना है आपको स्टार्टिंग में, और उसके बाद संकेत डालते रहेंगे। जो भी संकेत आप जिसका अर्थ लिखने जा रहे हैं, संकेत का मतलब पैसेज का फर्स्ट वर्ड यानी पहला शब्द और आखिरी शब्द डैश डैश। ठीक, इसका मतलब है कि आप यहां से लेकर के यहां तक का अर्थ लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले का संकेत जो था उसमें रामदास और धर्मदास दो मित्रों के बारे में बताया जा रहा था कि रामदास जो है वो अपना सारा काम खुद ही करता था। खेती में भी उसने नौकर नहीं रखे थे। नित्य कर्म करने के बाद वो खेतों को जाता था, मेहनत करता था। उसके पास बहुत सारा अनाज उसके घर में भरा हुआ था। जबकि धर्मदास को पूर्वजों से संपत्ति मिली थी और उसके सारे काम उसके सेवक करते थे। इसलिए एक समय ऐसा आया कि उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई और वो निर्धन हो गया। तो इसके पहले के पैसेज में ये था, अब वो जो धर्मदास था वो बहुत दुखी रहता था। अब उसके आगे का देखिए, एकदा वनात प्रत्यागत, एकदा मीन्स एक बार, वनात प्रत्यागत जंगल से लौट कर ही लिखेंगे। लौटते हैं या लौटते हुए कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ प्रत्यय है बच्चों, ले प्रत्यय जो कि कर के अर्थ में आता है, यानी प्रत्यागत लौट कर। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम। एक बार जंगल से लौटकर रामदासः स्वद्वारी उपविष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा पृच्छत्। रामदास ने स्वद्वार द्वारी अपने दरवाजे पर उपविष्टम बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल कमजोर और दुखी, खिन्नम मीन्स दुखी, कमजोर और दुखी देखकर, दृष्टवा मीन्स देखकर, अपृच्छत पूछा। एक बार जंगल से लौटकर रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल यानी कमजोर और दुखी, दृष्टवा मीन्स देखकर, अपृच्छत पूछा। मित्र धर्मदास चिराद दृष्टोऽसि, मित्र धर्मदास, चिराद मीन्स बहुत दिनों बाद, दृष्टोऽसि दिखाई दिए हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्ता, किम मीन्स क्या, केनापि कौन सी संधि है पता है, दीर्घ संधि, केन प्लस अपि दीर्घ संधि। किसी, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो, ये मीन्स जिससे, एवं दुर्बला इतने दुबले हो गए हो। एक बार जंगल से लौटकर रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को कमजोर और दुखी देखकर पूछा, मित्र धर्मदास चिराग दृष्टोऽसि, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्ता, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो। येन एवं दुर्बला, जिससे इतने दुर्बल हो गए हो। धर्मदासः प्रसन्न वदनम तम अवदत्, धर्मदास प्रसन्न मुख से उससे बोला,
तम मीन्स उससे। बच्चों यहाँ वदन शब्द जो है ना, वदनम, वदन मीन्स मुख होता है, और अगर आप बदन लिख देंगे तो बदन मीन्स शरीर, ठीक है। ये वदन है, वदन मीन्स मुख। बोलने में ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन बहुत डिफरेंस है। वदन मीन्स मुख। धर्मदास प्रसन्न मुख से तमावदन उससे बोला। मित्र, हे मित्र, ना हम रुग्णा, ना हम में भी संधि है, ना प्लस अहम। अहम मीन्स मैं, ना मीन्स नहीं। ना अहम रुग्णा, मैं रोगी नहीं हूं। परम परंतु क्षीण विभवा संपत्ति से हीन। विभवा मीन्स संपत्ति, क्षीण मीन्स हीन, संपत्ति से हीन। इदानीम इस समय, अन्य संजाता ऐसा हो गया हूं, परंतु संपत्ति से हीन ऐसा हो गया हूं। धर्मदास प्रसन्न मुख से उससे बोला, हे मित्र, मैं रोगी नहीं हूं, परंतु संपत्ति से हीन इस समय ऐसा हो गया हूं। इदम चिंतयामि, यह सोचता हूं। इदम मीन्स यह, चिंतयामि सोचता हूं, यह सोचता हूं। केनोपायन, यहां भी गुण संधि है, केन प्लस उपायन। किस उपाय से, उपायन, किस उपाय से, यह सोचता हूं, किस उपाय से, मंत्र से अथवा तंत्र से। बच्चों वहां लगा हुआ है, वहां मीन्स अथवा, जैसे हम चा बाद में लगाते हैं ऐसे वा भी बाद में लगाते हैं। ये सोचता हूं किस उपाय से, मंत्र से अथवा तंत्र से संपन्न हो जाऊं। रामदासा तस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्यैव अकर्मण्यता इति। रामदास ने उसकी दरिद्रता का कारण, तस्यैव, तस्य धन एव वृद्धि संधि है, उसकी दरिद्रता का कारण उसकी अकर्मण्यता है, काम ना करना है। अकर्मण्यता भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी दरिद्रता का कारण उसका काम ना करना है या उसकी अकर्मण्यता है। इति विचारे, ऐसा सोचकर। एवं अकथयत, इस प्रकार कहा। एवं मीन्स इस प्रकार। रामदास ने उसकी दरिद्रता का कारण उसकी अकर्मण्यता है या काम ना करना है, ऐसा सोचकर इस प्रकार कहा। मित्र, पूर्वम केनापि दयालुना साधुना मह्यम एका संपत्ति कारका मंत्रा दत्ता। संबोधन का चिन्ह होता है, तो जब हिंदी में लिखेंगे तो हे लगाएंगे। हे मित्र, पूर्वम पहले, केनापि किसी, दयालुना साधुना दयालु साधु ने, मह्यम मुझे, एक संपत्ति कारका मंत्रा दत्ता, एक संपत्ति प्रदान करने वाला मंत्र दिया था। रामदास ने उसकी दरिद्रता का कारण उसकी अकर्मण्यता है या काम ना करना है, ऐसा सोचकर इस प्रकार कहा। हे मित्र, पहले किसी दयालु साधु ने मह्यम मीन्स मुझे एक संपत्ति प्रदान करने वाला मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हैं, तम मंत्रम उस मंत्र को, इच्छति चाहते हैं, यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हैं, तरही मीन्स तो, तेन उपदिष्टम उनके बताए गए, अनुष्ठानम आचरतु अनुष्ठान का आचरण करें। यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हैं तो उनके बताए गए अनुष्ठान का आचरण करें। मित्र, हे मित्र, शीघ्रम कथे तद अनुष्ठानम, शीघ्र ही उस अनुष्ठान को बताओ। हे मित्र, शीघ्र उस अनुष्ठान को बताओ। ये ना हम, जिससे मैं, येन प्लस अहम संधि है, जिससे मैं पुनः संपन्न हो जाऊं। रामदास बोला, मित्र, नित्यम सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठ, नित्य सूर्योदय से पहले उठो। स्वपशु नाम उपचर्याम स्वमेव कुरु, अपने स्वामी से अपने पशुओं की उपचर्या में सेवा, अपने पशुओं की सेवा स्वयं ही करो। प्रतिदिनम चा क्षेत्रेषु कर्म कराणाम कार्याणि निरीक्षस्व,
और प्रतिदिन खेतों में सेवकों के कार्यों का निरीक्षण करो या देखभाल करो। अनेन ताव अनुष्ठानेन, इस प्रकार तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न व महात्मा वर्षांते, वर्ष के अंत में अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति, अवश्य ही तुम्हें सिद्धि मंत्र देंगे। हे मित्र, नित्य सूर्योदय से पहले उठो, अपने पशुओं की सेवा स्वयं ही करो और प्रतिदिन खेतों में सेवकों के कार्यों का निरीक्षण करो। इस प्रकार तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न वे महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य ही तुम्हें सिद्धि मंत्र देंगे। इति, ऐसा कहा। तो बच्चों, ये पैसेज पूरा हो गया है। इसका अर्थ आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, इंडेक्स जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Myself राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो है 8 नंबर में 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको लिखना है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर। तो छोटी संख्या क्या होगी? 1 फिर 0 0 0 0 यानी 1 लाख होगी। ठीक, तो अब ध्यान रखना ये कि इस संख्या में अगर हम एक अंक भी घटाएंगे तो ये संख्या 5 अंकों की रह जाएगी। इसलिए हमको इसमें कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हमको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे ज़्यादा भाग देना होगा। तो यहाँ पर रूट लगाएंगे 1 0 0 0 0 0 यानी 1 लाख हो गया। अब नीचे से 2 के जोड़े बनाएंगे इस तरीके से। पहला जोड़ा हमारा क्या है? 10। अब इसमें भाग विधि से ही करेंगे। तो 10 है तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 10 से ज्यादा ना हो? तो 3 का 9, 3 का 3 से गुणा करके 9 लिख देंगे और प्लस ये 3 इसमें जोड़ लेंगे और 6 हो जाएगा। घटाएंगे तो 1 हो गया। अब दूसरे जोड़े को नीचे उतार लेंगे तो 100 हो गया है, 100। नीचे वाले अंक को बंद करके देखते हैं। 6 से भाग 10 में देंगे, 1 बार जाएगा तो हमने 1 यहाँ भी लिख दिया ऐसे, और 1 6 के नीचे भी लिख दिया तो 61 हो गया। 1 का गुणा 61 में करके 100 के नीचे लिख देंगे, 61 हो गया। और अब इसको घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो 0 में 1 कम नहीं होगा तो 10 में 1 कम हुआ तो 9, और यहाँ की तरह क्या 9 में 6 कम किया तो 3, और लास्ट जोड़ा भी हम ये उतार लेंगे और यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो 0 0 प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया 62। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि हमको इस संख्या से ज़्यादा बार भाग देना है। अगर हम कम भाग दे देंगे तो घटाने वाला सिस्टम हो जाएगा, तो ज़्यादा बार भाग देंगे तो नीचे वाले को बंद करें। अब 60 से अगर हम 390 को विभाजित करेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा। तो 6 7 42, 36 कम हो जाता है तो हम 7 बार देंगे। 6 7 42, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ भी लिखेंगे। 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 6 42 और 1 43। इसको घटा लेंगे तो अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो 9 में से 0 कम करेंगे तो 9, 8 यहाँ रह जाएगा। अब 3 में 9 कम नहीं होगा तो 12 में 9 कम करेंगे तो 13 में 9 कम करेंगे तो 4 रह जाएगा।
यानी 489 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो संख्या 6 अंकों की पूर्ण वर्ग मिल जाएगी। तो आंसर में लिखेंगे, आंसर 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1,00,000 में 489 को जोड़ देंगे तो 1 0 0 5 बार 0 होंगे और प्लस 489 तो बराबर हो जाएगा 489 और 0 0 1, यानी 1,04,89 ये संख्या 6 अंकों की होगी और पूर्ण वर्ग होगी। इसका वर्गमूल, इसी संख्या का वर्गमूल होगा, वर्गमूल बराबर 317। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में एक कमांडर अपनी सेना के 2136 जवानों को, कितने जवान हैं? 2136 जवानों को पूर्ण वर्गाकार में व्यवस्थित करना चाहता है। तो सामने पंक्ति में जवानों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 20 जवान अतिरिक्त हैं तो इसका मतलब है ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त जवान हैं तो वर्गाकार व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 9, वर्गाकार व्यवस्थित जवानों की संख्या बराबर तो अतिरिक्त वाले हैं उनको हटा देना चाहिए। तो 2136 माइनस 20 जवान जो अतिरिक्त हैं उनको हम हटा दें इसमें, तो बचेगा हमारे पास 6 1 1 और 2, 2116 बच गया। अब हम मानेंगे, चूंकि कह रहा तो सामने पंक्ति में जवानों की संख्या मान लेते हैं, माना पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है तो माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, पंक्तियों की संख्या बराबर x, तब प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर भी x होगा, क्योंकि जितनी पंक्तियां होगी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान होंगे। तब कुल जवान बराबर x इंटू x इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x स्क्वायर बराबर 2116। इसको भी भाग विधि से ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, चूंकि सिंपल रहती है। तो नीचे से 2 2 के जोड़े बना दिए। तो पहला जोड़ा हमारा क्या है 21, तो 4 चौको 16, 25 चूंकि ज़्यादा होगा तो 4 चौको 16, 4 यहाँ लिख देंगे और 4 कड़ी के बाहर भी लिख लेंगे। 4 का 4 में गुणा करके 16 हमने यहाँ लिख लिया 21 के सामने और घटाया, 16 5 21 यानी 5 बच गया। इस 4 को जोड़ लिया तो 8 हो गया। 16 यानी नीचे वाले पेयर को भी हम उतार लेंगे तो यहाँ हो गया 16। नीचे वाले अंक को बंद करें तो हमें पता चला कि 8 6 48, 6 बार जाएगा। तो 6 हमने इधर भी लिख दिया और 6 इधर भी लिख दिया। 6 6 36, 6 8 48, 3 51, घटाया कुछ नहीं बचा। तो सामने पंक्ति में जवानों की संख्या, आंसर आपको मिल गया सामने पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर 46, यानी 46 जवान
एक लाइन में है और लाइनों की संख्या भी 46 ही होगी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका निम्न के वर्गमूल में कुल अंकों की संख्या बिना गणना किए ज्ञात कीजिए। तो पहला है हमारे पास, इसमें कई संख्या लिखी हुई हैं, जैसे 1024, दूसरी है 2601, तीसरी है 14884, चौथा है 1,19,025, 1,19,025। ठीक, एक और रह गई, वो आप इसी के आधार पर कर सकते हैं। तो इनमें आपको गणना नहीं करनी है, केवल इनके पेयर बना लेते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं, जितने जोड़े बन जाएंगे उतने ही अंक होंगे। वर्गमूल में इसमें 2 जोड़े बन रहे हैं तो इसमें भी 2 होंगे, वर्गमूल में इसमें भी 2 जोड़े बन रहे हैं इसलिए 2 अंक होंगे, इसमें 1, 2 और 3 जोड़े बन रहे हैं तो इसमें 3 अंक होंगे, और इसमें 1, 2, 3, इसमें भी 3 अंक होंगे, 3 अंक होंगे। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 1.3 आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगला जो आपका ये बचा है, ये है 1,88,356, इसको भी देख लीजिए, 1,88,356। इसमें भी हमें 2-2 के जोड़े बनाने रहते हैं, तो नीचे से 2-2 के जोड़े बनाए, पहला जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया और तीसरा भी हो गया, तो इसमें भी कितने अंक हैं, 3 अंक होंगे। शायद समझ गए होंगे, जितने जोड़े बनते हैं उतने ही वर्गमूल में अंकों की संख्या होती है। तो इसमें 2 अंक सभी में हमने लिख दिए। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, एक्सरसाइज आपका 1.3 कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लास 8 ज्योग्राफी लेसन 2 भूमि मृदा तथा जल संसाधन में भूमि का महत्व और विशेषताओं के बारे में बताया था। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ और आज का मेरा टॉपिक है मिट्टी यानी सॉइल। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत होती है जो कि पौधों को उगने में मदद करती है। तो बच्चों मिट्टी किस चीज में मदद करती है? पौधों के निर्माण में मिट्टी सहायक होती है और यह पृथ्वी के सबसे ऊपर की परत होती है। यह एक जटिल मिश्रण है। तो मिट्टी में क्या तत्व पाए जाते हैं बच्चों? सबसे पहले बात करते हैं मिनरल तत्व, पत्थर चट्टानों से बने। ह्यूमस क्या होता है? एक रासायनिक तत्व होता है जो कि मृत पौधों तथा जीव जंतुओं के अपघटन से बने हैं। नाउ नेक्स्ट, मिनरल लवण, जल, वायु, जीवित सूक्ष्म जीव, बड़े जीव यानी केंचुए और छोटे जीव यानी बैक्टीरिया। तो इन सबसे क्या होता है बच्चों? ये मिट्टी में पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? मिनरल तत्व, ह्यूमस, मिनरल लवण, जल, वायु, जीवित सूक्ष्म जीव, और ये सब हमारे मिट्टी में पाए जाते हैं। तो बच्चों मिट्टी क्या होती है? भूतल पर पाई जाने वाली एक ऐसी पतली परत है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुए खनिज कणों यानी मिनरल तत्व से, दूसरा पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के गले सड़े अंश यानी ह्यूमस से, और जीवित सूक्ष्म जीवों से होता है। तो मृदा का निर्माण, फसलों के द्वारा हमें वस्त्र और भोजन देने वाली मिट्टी का विकास हजारों वर्षों से हुआ है। मिट्टी का निर्माण को प्रभावित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं बच्चों। मिट्टी के निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सबसे पहला आता है बच्चों हमारा उच्चावच। ये मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। दूसरा कारक बच्चों आता है हमारा जनक सामग्री। थर्ड कारक क्या होता
मैदान इस मिट्टी का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारी आती है ला काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है बच्चों? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निकलने वाले लावा के जमने और उसके विखंडन के फलस्वरूप होता है। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग में इतनी ज्यादा तापमान अधिक होता है जिससे क्या होता है बच्चों? ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। ज्वालामुखी प्रक्रिया होने से क्या होता है? लावा निकलता है और वो लावा बाहर जाकर जम जाता है और इस मिट्टी का निर्माण कर देता है। यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए इस मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस मिट्टी इसके अतिरिक्त इस मिट्टी से चावल, गेहूं, सब्जियां, तंबाकू, सोयाबीन आदि का भी उत्पादन होता है। और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाल व पीली मिट्टी। तो बच्चों यह मिट्टी लाल व पीले रंग की होती है। इस मिट्टी का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी पूर्वी भागों में पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिस वजह से इस मिट्टी का रंग ईंट के समान लाल होता है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यह मिट्टी आपकी मेघालय, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पाई जाती है। और इस मिट्टी की मुख्य फसलें हैं हमारी ज्वार, बाजरा, कपास, दलहन, मूंगफली, आलू इस मिट्टी की मुख्य फसलें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पर्वतीय मिट्टी यानी फॉरेस्ट सॉइल। तो यह मिट्टी हमारी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़, पत्थर तथा बालू की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इस मिट्टी को कृषि उत्पादन के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, चूना व डोलोमाइट से निर्मित मिट्टियां और दूसरा क्या होता है बच्चों? पथरीली मिट्टी। नेक्स्ट हमारी आती है मरुस्थलीय मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल। तो मरुस्थलीय मिट्टी शुष्क बलुई मिट्टी होती है। वर्षा कम होने के कारण इस मिट्टी में धूल, राकड़, ऊसर की मिट्टियां पाई जाती है। यह मिट्टी इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम आदि तत्व पाए जाते हैं और यह मिट्टी पंजाब, पश्चिम राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है। बच्चों हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा होने के कारण निक्षालन क्रिया द्वारा होता है। इसका रंग भी लाल व हल्का पीला होता है और इसमें कंकड़ व पत्थर के टुकड़े अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मैग्नीशियम तथा चूने का अभाव होता है, जो कि पौधों का मुख्य भोजन है, जिसके कारण ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है और इस मिट्टी से केवल घास और झाड़ियां ही उत्पन्न होती हैं। इस मिट्टी में ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों? मध्य प्रदेश के पूर्वी घाट, मालाबार घाट, उड़ीसा और असम में पाई जाती है। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है बच्चों? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लास्ट हमारी क्या है? लेटेराइट मिट्टी। तो बच्चों मिट्टी नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय कैसे है? क्योंकि इसमें उर्वरक तथा खाद मिलाकर इसकी उर्वरता को क्या कर सकते हैं बच्चों? बनाए रखा जा सकता है, जिस वजह से मिट्टी हमारी क्या होती है? नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन कैसे बन जाती है?
कटाव कहलाता है, यानी सॉइल इरोशन कहलाता है। तो सॉइल इरोशन के कितने प्रकार होते हैं? 3 तरह के सॉइल इरोशन होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा और पृथ्वी की ऊपरी सतह का दूसरी चीजों से हट जाना। तो सॉइल इरोशन का मतलब क्या हुआ? कटाव का अर्थ ही होता है उतार फेंकना। बच्चों हम बात करते हैं मृदा अपरदन के प्रकार। तो मृदा अपरदन के 2 प्रकार होते हैं, जल द्वारा अपरदन और वायु द्वारा अपरदन। जल द्वारा अपरदन क्या होता है? बहते जल द्वारा अपरदन उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां वर्षा अधिक होती है और भूमि का ढाल क्या होता है? बहुत तीव्र होता है। मतलब जिन क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा होती है वहां क्या हो जाता है? जल द्वारा अपरदन हो जाता है। दूसरा बात करते हैं वायु द्वारा अपरदन। तो मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां पानी की कमी के कारण मिट्टी के जो कण होते हैं वो असंगठित होते हैं, तो वायु द्वारा अपरदन वहां संभव होता है। मृदा अपरदन से हानियां क्या होती हैं बच्चों? मृदा अपरदन से बहुत हानियां होती हैं। पहला क्या है? भीषण तथा आकस्मिक बाढ़ों का प्रकोप होता है, सूखे की लंबी अवधि हो जाती है जिससे फसलों की हानि होती है और उपजाऊ भूमि के नष्ट हो जाने से क्या हो जाता है बच्चों? अब पृथ्वी मिट्टी की ऊपरी सतह में क्या होता है? मिनरल तत्व होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। तो मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, लेकिन भूमि कटाव से क्या हो जाता है कि मिट्टी की ऊपरी सतह कट जाती है या हट जाती है। तो उपजाऊ भूमि के नष्ट हो जाने से क्या हो जाता है? कृषि की उत्पादकता भी कम हो जाती है और क्या हो जाता है बच्चों? कुओं व ट्यूबवेलों आदि का जल स्तर नीचे हो जाता है जिससे कि सिंचाई में बाधा पहुंचती है। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Students, I have taught you chapter first, यूरोपियों का भारत में आगमन। यूरोपियों का भारत में आगमन से हमारा तात्पर्य है कि मध्यकाल यानी मध्यकाल से पहले भी हमारे यहाँ भारत में यूरोपियों का आगमन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाली, डचेस, फ्रांसीसी, अंग्रेज माने कई यूरोपीय जो थे वह भारत में आए। पुर्तगाली तथा डचेस तथा फ्रांसीसी कई ऐसे यूरोपीय थे जिनका भारत आने का कारण केवल भारत के साथ व्यापार करना था, यहाँ अधिक से अधिक लाभ कमाना था। लेकिन इन सब के बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों से पहले यहाँ पर भारत की जो व्यवस्था थी वह मुस्लिम सम्राट यानी मुस्लिम राजाओं द्वारा देखी जा रही थी। जब अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तो मुस्लिम राजाओं से आज्ञा लेकर या मुस्लिम राजाओं की अनुमति लेकर उन्होंने भारत में व्यापार करना स्टार्ट किया। बट बाद में क्या था कि उन्होंने देखा कि भारत में व्यापार करने के साथ साथ यानी व्यापार करने के साथ साथ वह यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से भी इंक्लूड होने लगे या राजनीतिक व्यवस्था से भी जुड़ने लगे, जिससे क्या था कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था जो थी वह बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि अंग्रेजों के आगमन तक माने अंग्रेजों के आगमन तक हमारे भारत में राजनीतिक व्यवस्था कमजोर होने का कारण था यहाँ के मुगल कमजोर शासक। माने जो भी हमारे उस समय के मुगल शासक थे वह बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं थे, उनमें समृद्धता का अभाव था या इस मौके का सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों में धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद माने राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय भी बनाए जाने लगे। सबसे पहले गवर्नर जनरल के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको लॉर्ड वेलेस्ली माने लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ाएंगे।
जिसका समय जो था वो 1798 से 1805 एडी मतलब एनो डोमिनी तक था। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संपत्ति सिद्धांत का परिचय कराया। माने सहायक संपत्ति क्या है, इस चीज का इंट्रोडक्शन यानी परिचय 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने कराया। तथा प्रथम संधि यानी प्रथम संधि इसके हैदराबाद के निजाम, माने जो प्रथम हमारी संधि थी वो हैदराबाद के निजामों के साथ हुई। 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के समय में चतुर्थ मैसूर युद्ध भी हुआ। माने चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ। 1803 से 1805 माने 1803 से 1805 ईस्वी के बीच द्वितीय मराठा युद्ध माने द्वितीय मराठा युद्ध भी लड़ा गया। उस समय लॉर्ड वेलेजली ही गवर्नर जनरल थे। आगे 1803 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई। हम ये कह सकते हैं कि 1803 ईस्वी में यानी 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई। आइए अब आगे हम बात करते हैं सर जॉर्ज बार्लो। यानी सर जॉर्ज बार्लो जो था वो क्या था, वो भी एक गवर्नर जनरल था जिसके समय में बहुत अधिक घटनाओं के बारे में तो जानकारी नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि इसके समय में यानी 1805 ईस्वी में वेल्लोर का सैन्य विद्रोह हुआ। माने वेल्लोर का सैन्य विद्रोह के समय लॉर्ड सर जॉर्ज बार्लो ही थे। लॉर्ड मिंटो के बारे में बात करेंगे तो 1813 ईस्वी में सबसे बड़ा काम जो था 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया गया। माने चार्टर एक्ट जो था वो लॉर्ड मिंटो के समय में पारित हुआ। 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह जो क्या थे उस समय अमृतसर में यानी पंजाब में, उनके साथ एक संधि माने अमृतसर की संधि, जैसे अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है, वो भी लॉर्ड मिंटो के इस समय में हुई। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग जो 1814 यानी 1814 से 16 यानी 1814 से 16 में एंग्लो नेपाल का युद्ध हुआ। माने एंग्लो नेपाल का युद्ध हुआ। 1817-18 में द्वितीय मराठा युद्ध हुआ। माने इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1814 और 16 के बीच एंग्लो नेपाल का युद्ध हुआ। 1817 से 18 के बीच द्वितीय मराठा युद्ध हुआ तथा 1817 से 18 के बीच पिंडारियों के साथ एक विद्रोह भी हुआ। माने पिंडारियों के साथ विद्रोह भी हुआ जो लॉर्ड हेस्टिंग के समय काल का था। 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर माने मद्रास का उस समय गवर्नर कौन था, थॉमस मुनरो। माने थॉमस मुनरो द्वारा माने 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था भी स्टार्ट की गई। तो छात्रों, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वह किसानों के लिए एक व्यवस्था थी जिसके बारे में हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। छात्रों, मैं आपको इससे पहले लॉर्ड गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। अब आपको लॉर्ड एम्स रेस्ट के बारे में पढ़ाऊंगी। लॉर्ड एम रेस्ट क्या है, यानी इनका समय काल जो था वो 1823 से 28 एडी के बीच था। यानी 1823 से 28 एडी के बीच का जो समय था, जो टाइम पीरियड था, वो क्या था, लॉर्ड एम रेस्ट था। 1824 से 26 के बीच माने इनके समय काल में 1824 से 26 के बीच प्रथम बर्मा युद्ध माने प्रथम बर्मा युद्ध लड़ा गया। 1826 में भरतपुर का अधिग्रहण भी हुआ। और हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भरतपुर का अधिग्रहण लॉर्ड एम रेस्ट के समय में हुआ। अब हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के। माने लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था वो काफी यादगार है, या हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले यानी सबसे बड़ा
और सबसे पहला इनका काम था सती प्रथा का उन्मूलन, माने सती प्रथा तथा अन्य कुरीतियों का उन्मूलन। सती प्रथा यानी सती प्रथा क्या था? उस समय हमारे भारत में एक कल्चर यानी एक सभ्यता थी कि जिस भी पत्नी का पति मर जाता था उसे उसी पति के साथ जलाकर उसे सती होना पड़ता था या सती कराया जाता था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सबसे पहले इस सती प्रथा का अंत किया। क्यों? उस समय भारत की जनसंख्या भी बहुत कम थी और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर दूसरे व्यक्ति को मार देना एक क्या था? महापाप था। परंतु यह जो सती प्रथा था वह समाज में हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति थी, जिससे समाज का पतन हो रहा था, हमारी मानवता का हनन हो रहा था। कई कारण थे। अन्य कुरीतियों में क्या आता है? अन्य समय कुरीतियां सती प्रथा के अलावा क्या थी? बाल विवाह थे। बाल विवाह माने बहुत बचपन में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, जिससे वह क्या होते थे? हमेशा वह बच्चे कुपोषण तथा किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होकर उनकी जल्दी ही मौत हो जाती थी। इन कुरीतियों यानी सती प्रथा तथा बहुत सारी जो कुरीतियां थीं उनका उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ। दूसरा अगला था कि 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया, माने लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया गया तथा 35 यानी 1835 में पृथकीकरण मतलब अलगाववाद को भी अच्छे से बढ़ावा दिया गया। सबसे दूसरा अगला जो बड़ा काम था वो क्या था लॉर्ड विलियम बेंटिक का? शिक्षा सुधार। शिक्षा सुधार का शिक्षा सुधार में जो आता है वो क्या था? शिक्षा में सुधार करना। इससे पहले माने क्या था? महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी या लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं होते थे, माने कई तरह, यानी यहाँ की मोस्टली जो जनसंख्या थी वो क्या थी? अनपढ़ थी, इलिटरेट थी। बट इनके समय से क्या हुआ? शिक्षा में सुधार हुआ, माने शिक्षा में कई सुधार किए गए तथा अंग्रेजी शिक्षा माने अंग्रेजी भाषा में भी लोगों को शिक्षा लेने का या लोगों को शिक्षा दिए जाने का मौका मिला, जिससे लोगों को अंग्रेजी भाषा से भी परिचय कराया जाए। अब हम बात करते हैं लॉर्ड मेटाकाल्फ में। लॉर्ड मेटाकाल्फ जिसका समय था 1835 से 36 AD के बीच, इसने क्या किया था? भारत में प्रेस व्यवस्था यानी जो भारत में प्रेस व्यवस्था थी उसके कानून में किया था कि प्रतिबंधों को हटाया जाना। माने यहाँ जो प्रेस तो चलते थे बट लेकिन कानून क्या थे? माने उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे, तो इसने इन प्रतिबंधों को हटाया था। छात्रों, आज मैंने आपको इस चैप्टर के माध्यम से कई भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर के आगे के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।